नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं अहम और दुखद खबर के साथ। फिरोजपुर में एक और किसान ने खुदकुशी कर ली है। वजह एक बार फिर से कर्ज ही सामने आई है और आपको ये बताएं कि कर्ज से परेशान होकर किसान सुरजीत सिंह ने जहर पी लिया और इसने मौत को गले लगा लिया। 15 एकड़ की जमीन ठेके पर ली थी सुरजीत सिंह ने और उस पर वो खेती करता था, परिवार चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये संभव नहीं था। इसके अलावा 15 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्ज था जो दिनों दिन ब्याज के रूप में और बढ़ता चला जा रहा था, मुश्किल में घिरता चला जा रहा था, मानसिक दबाव में आ गया था। घर के लोगों से बातचीत भी सुरजीत सिंह ने करनी छोड़ दी थी और आखिरकार मौत को गले लगाया है। और इस बार जो फसल की कीमत मिलने की अच्छी उम्मीद थी वो भी उसे नहीं मिली। एक बड़ी वजह ये भी सामने आ रही है। हमारे संवाददाता गुरदर्शन संधू हमें और अपडेट करेंगे इस किसान सुरजीत सिंह की इस खुदकुशी पर। गुरदर्शन, क्या डिटेल्स आई हैं सामने? बिल्कुल मनोज, बहुत ही दुखद खबर है। जैसे कि दिवाली का त्योहार है, बच्चे खुश होते हैं, हम उनके माँ बाप उनको खिलौने लगाकर पटाखे लगाकर देंगे, मगर इस परिवार के ऊपर एक संकट आया है। किसान सुरजीत जो जीरा के हल्के के गांव अलीपुर का है, जिसकी अपनी खुद की जमीन 3 एकड़ है और वो 15 एकड़ जमीन ठेके ऊपर लेकर हर साल जो खेती करता था। इसके ऊपर 15 लाख का कर्ज था और पिछले साल इसकी खेती अच्छी नहीं हुई थी और बाद में आलू की फसल बोई थी, वो भी उसका भाव नहीं लगा और जिसके चलते ये परेशान रहता था। एक ही इसका बेटा था, इसके माँ बाप पहले गुजर चुके थे और परेशानी के आलम में अब ये इसलिए था क्योंकि इसने जो अब धान की फसल बोई है वो उसके ऊपर पूसा चौताली जो है उसके ऊपर भी तेले का हमला था और ये स्प्रे करने उसके ऊपर गया था। खेत में जाकर इसने वो जहरीली स्प्रे पी ली। किसान की फसल अच्छी नहीं हो रही थी पिछले सालों से और उसका भाव भी नहीं लग रहा था। अगर उसने खेती का बदलाव किया, उसमें आलू बोए या कुछ और सब्जी बोई, उसकी फसल का भाव नहीं मिला, जिसके चलते लंबे समय से ये परेशान था और कर्ज इसका बढ़ता ही जा रहा था, आमदनी इसकी घटती जा रही थी, जिसके चलते वाकई ये दुखद खबर दिवाली के मौके पर फिरोजपुर के किसान सुरजीत के घर में अब रोशनी की कमी हो गई है, यानी काली दिवाली बनने वाली है। ये वाकई पूरे पंजाब के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा और दुखद खबर ऐसे समय में जबकि लोग त्योहार मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शुक्रिया गुरदर्शन। दूसरी बड़ी खबर, आरएसएस नेता रविंद्र गोसाई की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आपको यह बताएं कि कल ही सीएम ने डीजीपी सुरेश अरोड़ा को तलब किया था इस मामले में और यह कहा जा रहा है कि आज खुद डीजीपी सुरेश अरोड़ा लुधियाना जा सकते हैं। इसके अलावा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, वो भी एक्शन में है। बेशक अब तक कोई सुराग हाथ लगा नहीं है, लेकिन दबिश दी जा रही है, इस तरह की जानकारी सूत्रों से मिल रही है। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के खेमे में इस घटना को लेकर के बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है, काफी गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है और आज चंडीगढ़ और अमृतसर समेत कई शहरों में आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होने वाला है और वो इस घटना के विरोध में विरोध दर्ज कराने वाले हैं। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया, एसआईटी का गठन हुआ है और डीजीपी को भी उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने का आदेश दिया है और आज लुधियाना जा सकते हैं डीजीपी सुरेश अरोड़ा। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के बीच इस घटना को लेकर के बेहद नाराजगी का माहौल। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अपडेट्स के साथ। रविंद्र, किस तरीके का माहौल, बेहद गुस्से का माहौल आरएसएस के बीच से आ रही है? बिल्कुल 28 घंटे पूरे हो चुके हैं रविंद्र गोसाई की हत्या को, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। पुलिस तमाम पहलुओं से जो जांच जरूर कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया विंग हो पुलिस का, उसके जरिए जो खोखने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार सोशल मीडिया से कोई ना कोई सुराग मिल जाए, कहीं ना कहीं कोई धमकी हो। और इसके अलावा जो डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है ताकि पूरे मामले की छानबीन की जाए, घटनास्थल पर जाया जा रहा है। लेकिन 28 घंटे बाद भी अभी भी जो ये हाथ पुलिस के खाली हैं। हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया है और डीजीपी सुरेश अरोड़ा को तलब भी किया और खुद इस मामले की अपनी निगरानी में जांच करवाने के आदेश दिए। आज हो सकता है कि लुधियाना में डीजीपी सुरेश अरोड़ा पहुंचे और पूरे मामले की जो जांच करें। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो रोष जरूर आरएसएस और बीजेपी वर्करों में दिख रहा है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जब इस तरह से हुआ है। इससे पहले भी जो जगदीश गगनेजा जो आरएसएस के बड़े नेता थे, उनकी हत्या की गई जालंधर में और इससे पहले और भी कई वारदातें हुई। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार और ये कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल साबित हुई है। लेकिन उधर पंजाब पुलिस का अपना तर्क है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, सभी एंगलों से जांच पड़ताल की जा रही है और
लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है। ये सबसे बड़ी अपडेट है कि पुलिस के हाथ आखिर अब तक खाली क्यों हैं, और ऐसे में गुस्सा बढ़ रहा है। और पिछली घटनाओं को देखते हुए ये मन में बात आशंका कर रही है कि क्या इस मामले में पिछली जो कुछ घटनाएं हुई और मामला सिफर रहा, जांच सिफर रहा, इसी तरीके का हाल होगा। कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, कहीं पंजाब का माहौल खराब करने की फिराक में तो कुछ लोग नहीं है। उन सबको बेनकाब करना जरूरी है। शुक्रिया रविंद्र आपका इस वक्त। और हरियाणा की बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में डांसर हर्षिता के कातिलों का सुराग भी अब तक नहीं मिल पाया है पुलिस को, और वारदात के कई घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि ये भी पता नहीं चल पाया है कि हर्षिता पर गोली किसने चलाई है। हरियाणा की लोक गायिका रही डांसर हर्षिता दहिया की उनकी ही कार में गोली मारकर हत्या की गई। 20 साल की उम्र में हर्षिता काफी मशहूर हुई। हरियाणा में हर्षिता के गाने, डांस काफी पसंद किए जाते रहे। सोनीपत की रहने वाली थी हर्षिता और दिल्ली में वो रह रही थी नरेला में। पिछले 1.5 साल से अपने स्टेज शो के कारण वो काफी मशहूरियत हासिल कर चुकी थी। अपने कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर उसने अपलोड किए थे, और इन्हीं में से एक वीडियो में हर्षिता ने यह बताया भी था कि उसे धमकी मिल रही है, लेकिन वो किसी से डरने वाली नहीं है। इस बात का जिक्र किया हर्षिता दहिया तब सुर्खियों में आई, खासकर जब कुछ समय से इन्हें एक अभियान शुरू करने के लिए रखा गया था, और इसमें वो एल्बम बनाने वाली कैसेट कंपनियों के खिलाफ कलाकारों को इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने एक वीडियो में कहा भी कि कई कंपनी संचालक नई लड़कियों को काम देने के नाम पर फंसाते हैं, कई बार उनका यौन शोषण होता है, बाद में गरीब लड़कियां उनके खिलाफ आवाज उठा नहीं पाती हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है, वो डरती नहीं है किसी से, और कोई आवाज उठाता है डरा धमका कर दबा दिया जाता है तो उनके साथ। अरे हत्या, बदमाशों ने हर्षिता दहिया को मारी गोली, 7 राउंड फायरिंग और हर्षिता खत्म। पानीपत के गांव चमराडा में कार्यक्रम से लौट रही थी हर्षिता। गांव से बाहर निकलते ही हर्षिता की कार को कुछ बदमाशों ने पहले तो ओवरटेक किया और फिर उसकी कार को जबरदस्ती रुकवा लिया। रिवॉल्वर दिखाकर कार में सवार हर्षिता के सभी दोस्तों को बदमाशों ने उतरवाया और फिर हर्षिता को मौत की नींद सुला दिया। बदमाशों ने करीब 7 राउंड फायरिंग की। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे और फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। इनकी गाड़ी के आगे गाड़ी वो फायर करके चले गए। गोली मारी गई है? हाँ शायद गोली लगी है, गोली लगी रही। कितने जिंदा लोग ये नहीं देखता हमने मौके। कौन सी गाड़ी में आए थे और गोली मारने वाले कुछ पता लगा? नहीं, गाड़ी का कुछ नहीं पता। ये अकेले थे या इनके साथ कोई और भी था? इनके साथ 3 आदमी, एक लेडीज तो ना उनको कोई। हत्या के इरादे से ही बदमाश हर्षिता के पीछे लगे हुए थे। हत्यारे गांव चमराडा में हर्षिता के कार्यक्रम में भी मौजूद थे। पुलिस ने घटना स्थल पर एसएफएल की टीम से भी जांच कराई है। पुलिस ने हर्षिता हत्याकांड में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो सका है कि हत्या के पीछे क्या वजह थी। हर्षिता दहिया सोनीपत के मोहम्मदपुर गांव की रहने वाली थी। फिलहाल अपनी मौसी के साथ दिल्ली के नरेला में रह रही थी। हर्षिता पिछले 1.5 साल में डांस और सिंगिंग से मशहूर हो गई थी। हर्षिता ने फेसबुक पर एक वीडियो डाला था जिसमें उसने कहा था कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अपनी वीडियो में हर्षिता ने साफ कर दिया था कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। हम डरते को ना, हम ना काटा करते। वीडियो मैंने साफ सीधी एक के बाद कई लाइव आके कि गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। और दूसरी बात मैंने फोन पे भी कह दिया चीज कि जो होता वो कर लो, मैं नहीं काटा करते अपनी लाइव वीडियो वो काटेगी जो डरा करे। और जाटनी में इतना दिल है, जाटनी ना मरन तक डरती। थोड़ी देर में मैं स्क्रीनशॉट में वो नंबर भी फेसबुक पर डाल दूंगी, हर चीज मेरा पार्ट जाएगा किसका नंबर है, ट्रू कॉलर पे या वैसे चेक कर लियो। और मैं उस बंदे की कंप्लेंट भी लिखवाऊंगी और वो मैं लास्ट में उसका नाम भी बताऊंगी, जिसका आप सब नैनू बेरा पार्ट जाएगा कौन था वो जो आपके बहाना न धमकी दे था। हर्षिता ने अपने फेसबुक वीडियो में उन लोगों का जिक्र किया था जिनसे उसे धमकियां मिल रही थी। यानी हर्षिता की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश है। पहले से ही कुछ लोगों ने हर्षिता की हत्या का प्लान तैयार कर रखा था और मौका पाकर उन्होंने हर्षिता को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस के सामने हर्षिता के हत्यारों को पकड़ने की बड़ी चुनौती है। पानीपत से राकेश भयाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हम सीधे रुक कर रहे हैं ग्राउंड जीरो का पानीपत से। हमारे साथ पवन नारा लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पवन, आपने सुबह हमें अपडेट किया अर्ली कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कोई जानकारी, क्या कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा, कोई लीड? फिलहाल आपको बता दें कि कल देर रात से परिवार से संपर्क नहीं हो पाया था। अब इनकी बड़ी बहन लता है जिससे पुलिस का संपर्क हुआ है, वो यहां अस्पताल में पहुंचने वाली है। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है और फिलहाल जहां तक इन्वेस्टिगेशन डेवलपमेंट का सवाल है, पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। ये सिर्फ कहा गया है कि वो हर एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद एसपी सिटी पानीपत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हो सकता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खुलासा हो, लेकिन फिलहाल पुलिस स्पष्ट तौर पर कह रही है कि हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है, जिसमें प्रोफेशनल राइवलरी के अलावा पर्सनल राइवलरी और कोई पॉलिटिकल एंगल भी खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रोग्राम में ये अटेंड करने के बाद लौट रही थी, वो कोई डांस या कोई सिंगिंग प्रोग्राम नहीं था, वो एक राजनीतिक मंच था जहां सभी जातियों को एक साथ लाने की बात की जा रही थी। यानी पॉलिटिकल इवेंट से उस वक्त वापस लौट रही थी और पुलिस ने यह भी बताया है कि हो सकता है कि हमलावर उस आयोजन में भी मौजूद हों। तो पुलिस वहां से भी कुछ क्लू निकालने की कोशिश कर रही है। जो लोग साथ में थे उनसे इस बात की पूछताछ की जा रही है कि हमलावर आखिर किस गाड़ी में आए थे, या फिर स्केच बनवाने की भी प्रक्रिया फॉलो की जा सकती है। हालांकि देखना होगा कि कितना साथ वाले जो लोग थे, कलाकार थे, उनके पास जानकारी है और वो पुलिस के साथ साझा करते हैं। जी, आपके पास लौटते रहेंगे पवन इस खबर पर। तमाम अपडेट्स के लिए फिलहाल शुक्रिया आपका। और अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे अहम खबर का। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे आज के क्या अपडेट्स हैं। तो इस वक्त सबसे अहम खबर यह कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की एक अहम बैठक चल रही है और स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद हैं कांग्रेस की। आपको यह बताएं कि सुशील कुमार शिंदे यहां हैं, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहां पर हैं। इसका आपको यह बताएं कि सोनिया गांधी, खुद मनमोहन सिंह, पूर्व पीएम राहुल गांधी ही इस बैठक में है। इसके अलावा अंबिका सोनी है और ऑस्कर फर्नांडिस है, रंजीता रंजन जो कि सह प्रभारी हैं हिमाचल के चुनाव को लेकर के, के एंटोनी पूर्व दिग्गज कांग्रेस के हैं। ये तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, तमाम दिग्गज कांग्रेस के मौजूद हैं। उसको स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। टिकटों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई दिग्गजों के नाम कट सकते हैं, यानी पत्ते कटने वाले हैं आज कई दिग्गजों के। क्या अपडेट है हमें बताएंगे हमारे संवाददाता नितिन धीमान इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। नितिन, क्या डिटेल्स, क्या अब तक हो रहा है इस मीटिंग के अंदर? मनोज, अभी बैठक जारी है। तमाम कांग्रेस के आला नेता जो अंदर मौजूद हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं, सोनिया गांधी मौजूद हैं और हिमाचल से सीएम वीरभद्र सिंह और सुक्खू मौजूद हैं। तो इन दोनों के बीच काफ़ी चर्चा चले जा रही है और आज किसी भी तरीके से इन्होंने नाम फाइनल करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें देरी हो चुकी है। जो हमारे सूत्र हैं उनसे पता चला है कि 3 जो मंत्री हैं, मंत्री मौजूदा, उनके नाम कट गए हैं। क्योंकि और साथ में ये भी चर्चा है कि पिता और पुत्र यानी कि एक फैमिली से 2 लोगों को टिकट दी जाए कि नहीं दी जाए, इस पे चर्चा होनी है। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके पुत्र का पेज फंस सकता है। साथ ही कौल सिंह ठाकुर और मंडी से उनकी बेटी चंपा ठाकुर को टिकट देने की बात हो रही है, वो भी एक पेज फंस सकता है। तो इन दोनों बातों पे एक महत्वपूर्ण एक आज चर्चा, एक फैसला आ सकता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जो अधिकांश लिस्ट तैयार है और उसको जारी कर दिया जाएगा और जो 2-3 नामों पे पेंच फंसा है उसको दिवाली के बाद जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी नितिन ने हमें दी है। अपडेट इस वक्त ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, दिग्गज मौजूद हैं, पहले सूची आज जारी हो सकती है और कई दिग्गजों के नाम कट सकते हैं। खास करके ऐसे सीट पर मामला फंस सकता है, ऐसे लोगों के लिए, दिग्गजों के लिए जो एक ही परिवार के हैं और 2 जगह दावेदारी कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार जब कांग्रेस की सूची आती है पहले, जैसा नितिन आप हमें बता रहे हैं कि दोपहर बाद तक ये लिस्ट आ सकती है, आप ये हमें बता रहे हैं। क्या हम इस बारे में भी कुछ अपडेट कर सकते हैं दर्शकों को कि इस सूची में किस तरह के कैंडिडेट को तरजीह दी जा सकती है? क्या ख्याल, क्या पैमाना रहेगा?
नितिन हमें ये बता रहे थे कि सबसे पहली शर्त तो ये रहेगी कि जो जिताऊ उम्मीदवार हों उन्हीं को टिकट दी जाएगी, और ये सब कुछ अब तय हो जाएगा कुछ ही देर बाद, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 घंटे के भीतर ये फैसला स्क्रीनिंग कमेटी ले लेगी कि आखिरकार टिकट किसे देना है, और पहली सूची को जारी करने में जो वक्त इस वक्त लग रहा है उसको दुरुस्त और मुकम्मल तौर पर फाइनल करने की तैयारी में तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। नितिन का शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर तमाम अपडेट शेयर करने के लिए। और आइए अब देखते हैं हिमाचल विधानसभा चुनाव पर हमारी खास कवरेज हिमाचल रिपोर्ट्स। हिमाचल रिपोर्ट्स में आज बात मंडी जिले के बल्ह विधानसभा सीट की। इस सीट पर इस वक्त कांग्रेस के विधायक प्रकाश चौधरी हैं। प्रकाश चौधरी का दावा कि उन्होंने 5 सालों में इतना काम किया है कि दोबारा इस सीट पर कांग्रेस को ही फतह मिलेगी। मंडी जिले में स्थित बल्ह विधानसभा सीट ये निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। प्रदेश की राजनीति में इस क्षेत्र का एक विशेष महत्व है। इस बार इस सीट को भी हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। मौजूदा समय में इस सीट पर कांग्रेस के प्रकाश चौधरी विधायक हैं। प्रकाश चौधरी वीरभद्र सरकार में आबकारी एवं कराधान मंत्री भी हैं। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2007 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रकाश चौधरी जीते। 2012 के विधानसभा चुनावों में प्रकाश चौधरी को फिर जीत मिली, लेकिन 2003 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के दामोदर दास विधायक बने। भले में जातिगत समीकरण प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ते हैं। इस सीट पर 69,000 मतदाताओं में दलितों का वोट सबसे ज्यादा अहम है। अपने विधायक को लेकर यहाँ के लोगों में थोड़ा रोष भी है। लोगों ने विधायक पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। हल्के की बदहाल सड़कें लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा बेरोजगारी, सरकारी कार्यालयों में खाली पड़े पद और सुकेती खट का चैनलाइजेशन नहीं होना जैसे मुद्दे भले की सियासत में काफी उछाले जाते हैं। खड की हो गई और अपने सड़क की हो गई, वो अधूरी है, उसको पूरी होनी चाहिए। वो ये पहली बात तो शराब बंद होना चाहिए। यहाँ से शराब बहुत ज्यादा बिक रहा है यहाँ पे खुला। सरकार से यही मांग रखेंगे कि इसको चैनलाइज किया जाए, इसको जो भी है इसके तट जो है ठीक किए जाए, ताकि जो है लोगों की फसलों को जो है नुकसान ना पहुंच सके। ये वही सुकेती खड्ड है जिसमें हर साल बरसात के वक्त भारी मात्रा में इसमें पानी आता है, और जो इसके साथ लगता जितना भी एरिया जो लोगों की जमीनें हैं वो भूमि कटाव के चलते काफी हद तक बर्बाद होती है। और जो समस्या किसान यहाँ पे ऐसे हैं जो यहाँ पे सब्जियां उगाते हैं और उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ता है। सुकेती खड्ड का चैनलाइजेशन नहीं होने के पीछे विधायक प्रकाश चौधरी ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। नहीं, जहाँ तक सुकेती खड्ड के तटीकरण की बात है, ये हमने इसकी डीपीआर बना के सेंटर को भेजी थी। सेंटर में रोक लगी है। हमारी गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ तक मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की थी। हमारे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय विद्या स्टोक जी, उनसे हमने बात की थी। उनका पूरा सहयोग मिला और डिपार्टमेंट का भी पूरा सहयोग मिला, जिनके माध्यम से इसकी डीपीआर बनी है 800-900 करोड़ की, और उसको केंद्र को भेज दिया। ऐसा भी नहीं है कि प्रकाश चौधरी ने भले की सूरत बदलने का प्रयास नहीं किया। भले में कुछ बड़े कार्यालय भी खुले हैं। भले को एसडीएम और तहसील कार्यालय की सौगात मिली है। लोक निर्माण और विद्युत विभाग के मंडल कार्यालय इसी साल खोलने की दिशा में काम चल रहा है। नेर चौक शहर को नगर परिषद का दर्जा मिला है। प्रकाश चौधरी भले में हुए अब तक के विकास कार्य को वीरभद्र सिंह की देन बता रहे हैं। जो हमने बल की डेवलपमेंट के लिए कहा वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंजूर किया और दिया। जैसे सड़कों की बात है या पीने के पानी की बात है, उसके बाद फिर आईटीआई की बात हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, उसके साथ ट्रेजरी है, ट्रेजरी के बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात हो, उसके बाद वेलफेयर दफ्तर है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी डिवीज़न की बात हो, और सिविल हॉस्पिटल की बात है रत्ती में, या रिवाल्सर में कॉलेज की बात हो, स्काउट एंड गाइड जो प्रशिक्षण केंद्र हो हिमाचल प्रदेश लेवल का वो हमारे रिवाल्सर में खुला, सीएससी रिवाल्सर की बात है,
या सब तहसील रिवल्सर जो अभी हाल ही में दी गई, और पीएससी लेदा है, पीएससी गागल है, यानी 77 बल्क क्षेत्र में 77 विकास हुआ है। ये थे हमारे साथ बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश चौधरी, जिनका ये कहना है कि जितना समय उनको लोगों ने दिया है इस विधानसभा क्षेत्र में, वो उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं और अगर उन्हें मौका मिलता है तो अगली बार भी वो लोगों के विकास के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना पूरा समय लोगों के बीच में देंगे। यशराज, जी मीडिया, मंडी।